2017 में हमने कहा था कि विराट कोहली अगले रिकी पॉन्टिंग हैं। इसके पीछे कई क्रिकेटिंग रीजंस थे, लेकिन हमारे लिए ये उनकी बैटिंग पर्सनालिटी को लेकर भी रेलेवेंट था। दोनों ही गेंद तक पहुंचते थे। कई बड़े खिलाड़ी इंतजार करते हैं कि गेंद उनकी आई लाइन के नीचे आए, लेकिन ये दोनों उस पर झपटने और सामने वाले पर हावी होने की कोशिश करते हैं। वो गेंद को जितना जल्दी हो सके मारना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि गेंदबाज उस इम्पैक्ट को महसूस करे। और हाँ, जब हमने ये कंपैरिजन निकाला था, तब ये बस एक स्पोर्ट्स राइटर का एक एंगल था। लेकिन सालों तक कोहली को देखने के बाद हमें और ज्यादा लगने लगा कि उनमें और पॉन्टिंग में एक कनेक्शन है। और जब उनके टेस्ट रिकॉर्ड्स को देखते हैं तो ये कंपैरिजन और भी अजीब लगने लगता है। इन दोनों की ग्राफ लाइंस में ज्यादा फर्क नहीं दिखता। हमें ऐसे बैटर्स दिखते हैं जिनका टेस्ट करियर में एक सॉलिड स्टार्ट था, फिर एक अदरवर्ल्डली पीक आया, और उसके बाद एक ऐसा फेज आया जहां उनका प्रदर्शन बस ठीक ठाक रहा। असल में हमने अगर उन लाइंस को लेबल नहीं किया होता तो ये बताना मुश्किल होता कि कौन सी लाइन किसकी है। पॉन्टिंग ने 942 टेस्ट बैटिंग रेटिंग पॉइंट्स हासिल किए, जो अब तक के जॉइंट फोर्थ हाईएस्ट हैं। वहीं कोहली थोड़ा पीछे हैं 937 पॉइंट्स के साथ, जो कि नंबर 11 की पोजीशन पर है। कैप्टनसी भी एक ऐसी चीज है जिसके लिए दोनों को याद किया जाता है। कोहली ने 68 मैचेस में इंडिया को लीड किया, जिसमें से 40 जीते। वहीं पॉन्टिंग का विन लॉस रेशियो 3 का था अपने 77 टेस्ट में। लेकिन जब आप उन्हें लीड करते हुए देखते थे तो ये साफ था कि उनमें एक अलग ही लेवल की जीतने की चाह थी, जो आम इंसानों में नहीं होती। ऐसा नहीं है कि बाकी प्लेयर्स जीतना नहीं चाहते, हर कोई जीत को प्रेफर करेगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें जरूरी होता है जीतना। वो माइकल जॉर्डनस्क नेचर, जहां जीत ही सब कुछ है। विराट कोहली और रिकी पॉन्टिंग उन्हीं एक्सट्रीम इंटेंस खिलाड़ियों में आते हैं। जब हम इन दोनों के बारे में सोचते हैं तो कुछ इमेजेस दिमाग में आते हैं, जैसे पॉन्टिंग का खून थूकना या कोहली का स्टंप्स की तरफ चिल्लाना। दोनों हमेशा फ्रंट फुट पर रहते थे, भले ही वो मैच में बैक फुट पर क्यों ना हो। जब ये दोनों बल्लेबाजी कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी मिशन पर हैं। लेकिन इस वीडियो का असली सवाल ये है कि किसका टेस्ट करियर बेहतर रहा है। पिछले 5 सालों में कोहली के टेस्ट रिटर्न्स में बड़ी गिरावट आई है, फिर भी उनका मैच फैक्टर 1.38 है, यानी उनके आंकड़े अब भी जबरदस्त हैं। हालांकि अगर इसे स्टीव स्मिथ से कंपेयर करें, जो टेस्ट क्रिकेट में लगभग उतनी ही पारियां खेल चुके हैं, तो ये आंकड़े अब तक के सबसे महान रिकॉर्ड्स में नहीं आते। लेकिन इंटरनेट पर चाहे लोग कुछ भी कहें, ये अब भी एक महान खिलाड़ी का रिकॉर्ड है। उन्होंने उन मैचेस में खेले गए टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों से 32% बेहतर प्रदर्शन किया है। तो ये तो साफ है कि कोहली एक महान बल्लेबाज हैं। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि ऑस्ट्रेलियन लेजेंड ने अपने करियर में कोहली की तुलना में ज्यादा महान बल्लेबाजों के साथ और उनके खिलाफ खेला है। इसके अलावा दोनों ने अपने करियर का एक बड़ा हिस्सा ग्रेट बॉलिंग अटैक के साथ खेला है, जो मैच फैक्टर में मदद करता है, क्योंकि ओपोजिशन के बल्लेबाजों का एवरेज आमतौर पर कम ही रहता है, और यही चीज उनके टोटल रन्स कंट्रीब्यूशन में भी दिखती है। कोहली ने अपनी टीम के कुल रन्स का 14.6% स्कोर किया, जबकि पॉन्टिंग 13.6% पर हैं। लेकिन पॉन्टिंग के साथ बल्लेबाजी करने वालों की लेजेंडरी लिस्ट देखिए। मैथ्यू हेडन, एडम गिलक्रिस्ट, जस्टिन लैंगर, डेमन मार्टिन, माइकल क्लार्क, स्टीव वॉ। मतलब ये लिस्ट इतनी लंबी है कि इसे खत्म करना मुश्किल है। कोहली के आसपास भी कुछ बेहतरीन बल्लेबाज थे, जैसे रहाणे, पुजारा और रोहित शर्मा। लेकिन ये कहना बिल्कुल सही होगा कि पॉन्टिंग ने कहीं ज्यादा स्टार स्टडेड बैटिंग लाइनअप के साथ खेला। हालांकि कोहली ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ईरा में खेला है, जिसमें मैचेस ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हो गए हैं। लेकिन जब बात ड्रॉज में बल्लेबाजी करने की आती है, तो उसमें कोहली और पॉन्टिंग के बीच ज्यादा फर्क नहीं है। और इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि पॉन्टिंग के दौर में ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अटैक अब तक के सबसे बेहतरीन अटैक्स में से एक था। साथ ही टीम ने भी बल्लेबाजी करते समय रिजल्ट्स के लिए खेलना शुरू कर दिया था, और पॉन्टिंग का अग्रेशन इसमें एक बड़ा फैक्टर था। कई महान बल्लेबाजों के ऑपोजिट पॉन्टिंग ड्रॉज में उतना स्टैंड आउट नहीं करते थे। उनका एवरेज 52 था, और वो मैचेस में टॉप बल्लेबाजों से सिर्फ 6% बेहतर थे। दूसरी तरफ कोहली का एवरेज उन मैचेस में
72 रहा और उनका मैच फैक्टर 1.66 का। लेकिन याद रहे, उन्होंने ऐसे ज्यादा मैचेस खेले भी नहीं। पर जब बात रिजल्ट मैचेस की आती है तो यहीं पर पॉन्टिंग को बूस्ट मिलता है और वो फिर कोहली से आगे निकल जाते हैं। ये थोड़ा अजीब है, कोहली का करियर ऐसे दौर में बीता है जहां ड्रॉज बहुत कम हुए और उन मैचेस में उनका प्रदर्शन जबरदस्त रहा है। अब अगर हम पॉन्टिंग के करियर को 3 हिस्सों में बांटे तो 2998 तक उनका एवरेज टॉप बल्लेबाजों से 10% कम था। और फिर उसके बाद अगले 8 साल तक पॉन्टिंग ने अपने दौर के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों से 70% बेहतर प्रदर्शन किया। लेकिन करियर के आखिरी 6 सालों में उनका प्रदर्शन बस औसत रहा। 2015 तक कोहली का टेस्ट रिकॉर्ड काफी अच्छा था। उन्होंने बाकी बल्लेबाजों से 18% बेहतर प्रदर्शन किया। वो बाकी बल्लेबाजों से 94% बेहतर थे। लेकिन 2020 के बाद से वो लगभग औसत ही रहे हैं। तो साफ दिखता है कि पॉन्टिंग का पीक लंबा था लेकिन कोहली का ज्यादा ऊंचा। इस लिस्ट में कोहली भी टॉप 25 में आते हैं और उनका औसत 63 है, जो अब भी काफी ऊंचा है। बस पॉन्टिंग का औसत सुनने के बाद ये उतना ऊंचा महसूस नहीं होता। ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज के सबसे करीब जैक कालिस और गैरी सोबर्स हैं, वहीं कोहली के यूनुस खान और हर्षम आमला। लेकिन एक बात याद रखना जरूरी है, जब हम एवरेज की बात कर रहे हैं तो पॉन्टिंग का पीक लगभग पूरी तरह उस दौर से ओवरलैप करता है जिसे क्रिकेट इतिहास का सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी का दौर कहा जाता है। तो जाहिर है कि उनके नंबर्स ऊंचे होंगे। और हाँ, 75 तो सच में क्रेजी है। लेकिन जब हम मैच फैक्टर देखते हैं तो कोहली इस लिस्ट में काफी ऊपर आ जाते हैं। टेस्ट क्रिकेट में अब तक सिर्फ 6 बल्लेबाज ऐसे हैं जिनका बेस्ट 80 नॉक्स का रेशियो कोहली से बेहतर है, जबकि पॉन्टिंग इस लिस्ट में नहीं है। तो अगर रिलेटिव सेंस में देखें तो इनके पीक्स में ज्यादा फर्क नहीं है। असल फर्क ये है कि कोहली के मैचेस में बाकी टॉप 6 बल्लेबाजों का औसत 32.5 था, जबकि पॉन्टिंग के मैचेस में ये 9 रन ज्यादा था। पॉन्टिंग ने ज्यादातर फ्लैट विकेट्स पर अपना दबदबा बनाया, वहीं कोहली को अपनी सुप्रीमेसी बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस में साबित करनी पड़ी। वैसे कोहली का पीक नवंबर 2015 से दिसंबर 2020 तक चला। होम कंडीशंस में उनका औसत लगभग 80 था और उन्होंने 10 शतक लगाए, जिसमें से 6 या तो डबल सेंचुरी थे या बिग हंड्रेड्स। कोहली ने जिन भी देशों में टेस्ट खेले वहां उनका औसत 40 प्लस रहा, सिवाय न्यूजीलैंड के, जहां एक खराब सीरीज ने उनके औसत को इम्पैक्ट किया। इसमें उनके ऑल टाइम ग्रेट टॉस भी शामिल हैं, जैसे 2018 का इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का दौरा, जब उन्होंने हर तरह की परिस्थितियों में अपनी सबसे बेहतरीन पारियां खेली। कॉन्टेक्स्ट के लिए, पेस प्लेइंग पैंडेमिक की शुरुआत 2017 में होने लगी थी, लेकिन ये पूरी तरह फैला अगले साल। इसका मतलब ये हुआ कि कोहली उस दौर में रन बना रहे थे जब कोई और नहीं रन बना पा रहा था, और उस रफ्तार से जिस तक इतिहास में बहुत कम बल्लेबाज पहुंचे हैं। पॉन्टिंग का बेस्ट 80 इनिंग स्ट्रेच अप्रैल 2003 से दिसंबर 2006 तक रहा। वो दौर बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन था और इस दौरान होम कंडीशंस में पॉन्टिंग का औसत 90 के करीब था, जबकि विदेश में भी उनका औसत 60 से ऊपर था। इंग्लैंड में उनका औसत 40 से कम था। हालांकि इसमें सरप्राइज 2005 एशेज भी शामिल है, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। श्रीलंका में उनका औसत 33 रहा, जबकि न्यूजीलैंड और बांग्लादेश में ये 90 से ऊपर पहुंच गया और वेस्टइंडीज में 100 से भी ज्यादा रहा। उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी 58 का औसत रखा। लेकिन याद है जब हमने पहले इनके प्राइम की बात की थी, तब हम बस उनके सबसे बेहतरीन 80 पारियों को देख रहे थे। लेकिन ये दोनों खिलाड़ी उससे कहीं आगे तक गए। पॉन्टिंग ने 191 पारियां खेली, जहां उनका औसत 60 से ज्यादा था, जो अब तक का तीसरा सबसे ऊंचा आंकड़ा है। फिर से कोहली भी इस स्टैट में टॉप 25 में आते हैं। और जब हम उन स्ट्रेचेस को देखते हैं जहां ये अपनी पीढ़ी के बल्लेबाजों से 75% बेहतर थे, तो दोनों 100 से ज्यादा पारियों के साथ ऑल टाइम टॉप 10 में शामिल हैं। इनकी ग्रेटनेस इनके पीक से आती है और बहुत ही कम बल्लेबाज इस ऊंचाई तक पहुंचते हैं। जब टॉप 6 बल्लेबाजों का औसत 35 से कम था तो पॉन्टिंग 81% बेहतर थे। लेकिन जब हाई स्कोरिंग इनिंग्स आई तो पॉन्टिंग का रेशियो सिर्फ 11% बेहतर रह गया। शायद इसलिए क्योंकि उनके साथ इतने सारे बल्लेबाज शतक लगा रहे थे। वही कोहली का आंकड़ा
अब भी 27% पर मजबूत बना रहा। लेकिन जैसा कि उनके इराज को देखते हुए उम्मीद की जा सकती है, कोहली की 60% पारियां लो स्कोरिंग गेम्स में आई, जबकि पॉन्टिंग के लिए यह आंकड़ा 40% से भी कम था। लेकिन यही वो दौर था जब पॉन्टिंग टफ पिचेस पर अपने एब्सोल्यूट बेस्ट पर थे। बस फर्क इतना था कि कोहली को इन परिस्थितियों का सामना पॉन्टिंग से कहीं ज्यादा करना पड़ा। पॉन्टिंग ने एशेस के बाहर तेज गेंदबाजों के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन किया। उनका औसत लगभग 50 रहा, क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा पेस और बाउंस बेहद पसंद था। वो उन आखिरी खिलाड़ियों में से एक थे जो तेज गेंदबाजों का सामना बिना हेलमेट के किया करते थे। बहुत कम या शायद ही कोई खिलाड़ी तेज गेंद और खासकर तेज शॉट गेंद को पॉन्टिंग जितना अच्छे से खेल पाया। उनका होम यानी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में रिकॉर्ड इस बात को साबित करता है। कोहली के लिए एशिया में तेज गेंदबाजी कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो उन परिस्थितियों में जहां आमतौर पर पेस बॉलर्स को मदद मिलती है, सिर्फ 36 की औसत से खेले हैं। ये कम तो है, लेकिन वॉबल बॉल ईरा में ज्यादा खेलने वाले बल्लेबाज के लिए इतना चौंकाने वाला भी नहीं है। हमें पता है कोहली को हाई पेस और बाउंस पर खेलना स्विंग और साइडवेज मूवमेंट की तुलना में ज्यादा आसान लगता है। तो जब साइडवेज मूवमेंट बढ़ी, तो वही चीज उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई। शायद ये पॉन्टिंग के लिए भी मुश्किल होता, क्योंकि दोनों ही गेंद की तरफ जोरदार अंदाज में जाते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में कोहली का रिकॉर्ड एशियाई बल्लेबाजों में सबसे शानदार माना जाता है, उनकी रीसेंट खराब सीरीज के बावजूद। और इंग्लैंड में मूविंग बॉल के खिलाफ उनकी स्ट्रगल्स तो शायद नेटफ्लिक्स पर 8 एपिसोड की सीरीज बनने लायक है। वैसे ही जैसे हरभजन सिंह ने इस बात में बड़ी भूमिका निभाई कि लोग टर्निंग बॉल के खिलाफ पॉन्टिंग को कैसे याद रखते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत में संघर्ष करने के बावजूद पॉन्टिंग का एशिया में स्पिन के खिलाफ औसत लगभग 45 रहा है। कोहली का औसत 49 है, जो भारतीय क्रिकेट के कुछ महानतम बल्लेबाजों के स्तर तक नहीं पहुंचता। लेकिन इसका बड़ा कारण ये भी है कि पिछले 4-5 सालों में जब विकेट ज्यादा टर्न करने लगी, तो उनका प्रदर्शन प्रभावित हुआ। शायद यही उनकी गिरावट की वजह भी बनी। जैसे पॉन्टिंग को कभी ऑस्ट्रेलिया में रन ना बनाने की चिंता नहीं करनी पड़ी, क्योंकि वहां की पिचेस हमेशा उनके लिए अनुकूल थी। और हाँ, टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग करने का समय भी बहुत मायने रखता है। पॉन्टिंग का मीडियन एंट्री पॉइंट कोहली से लगभग 7 ओवर पहले था, जो उनके पक्ष में एक बड़ा प्लस पॉइंट है। जितना ऊपर आप बल्लेबाजी करते हैं, उतनी ही मुश्किलें आती हैं। और जब पॉन्टिंग 10वें ओवर से पहले बैटिंग करने के लिए आए, तो उनका औसत बेहतरीन 59 रहा। ये उनके सामान्य रिकॉर्ड से भी ऊंचा था। कोहली ने भले ही कुछ सबसे बेहतरीन टेस्ट पारियां जल्दी आने के बाद खेली हों, लेकिन जब वो 20वें ओवर से पहले बैटिंग करने आते हैं, तो उनका औसत सिर्फ 37 रहा है। और इसके बाद उनका औसत बढ़कर 56 हो जाता है। तो ये था कब का फर्क। अब जरूरत है कहाँ के फर्क को समझने की। पॉन्टिंग ने होम कंडीशंस में बाकी बल्लेबाजों से 41% बेहतर प्रदर्शन किया। ऑस्ट्रेलिया के पास कई महान बल्लेबाज रहे हैं जिनका औसत बहुत ऊंचा है, और इसमें उनकी होम पिचेस का बड़ा रोल रहा है। लेकिन वो साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका और न्यूजीलैंड में भी बाकी टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों से 25% बेहतर रहे थे। उन्होंने पाकिस्तान, यूएई और बांग्लादेश में भी अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन उनकी ज्यादातर ओवरसीज इनिंग्स इंग्लैंड और भारत में आई, जहां उनका औसत रिस्पेक्टिवली 34 और 25 था। इंग्लैंड में वो अब भी बाकी बल्लेबाजों से 18% बेहतर थे, लेकिन भारत में उनका प्रदर्शन 29% खराब था। कोहली का मैच फैक्टर दिखाता है कि वो भारत में 59% बेहतर हैं। असल में बांग्लादेश को छोड़कर हर देश में उनका मैच फैक्टर 1 से ऊपर है, और वहां उन्होंने सिर्फ 5 पारियां खेली हैं। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज में ये 25% से ऊपर है। साउथ अफ्रीका में 18 पारियों में उन्होंने बाकी बल्लेबाजों से 69% बेहतर प्रदर्शन किया है। श्रीलंका और न्यूजीलैंड में उनका रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी रहा हो। और इंग्लैंड में उनका प्रदर्शन लगभग औसत ही रहा है, जो शायद ज्यादातर लोग सोच भी नहीं सकते। असल में हम यही देखना चाहते थे कि ये दोनों किन किन जगहों पर कैसा खेले। जैसे दोनों ने बांग्लादेश में ज्यादा मैच नहीं खेले, तो इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज में पॉन्टिंग बेहतर है, जबकि साउथ अफ्रीका में कोहली आगे हैं। एक और तरीका इनका रिलेटिव परफॉर्मेंस कंपेयर करने का ये है कि इन्होंने अपनी टीम के कुल रनों में कितना योगदान दिया। इस मेट्रिक में पॉन्टिंग 3 देशों में आगे हैं और कोहली 2 देशों में।
और आपने ध्यान दिया होगा कि हमने पिछले ग्राफिक्स में भारत और ऑस्ट्रेलिया को शामिल नहीं किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन दोनों के सैंपल साइजेस वहां काफी अलग हैं। पॉन्टिंग ने भारत और ऑस्ट्रेलिया में अपने कुल रनों का 14.4% घर पर बनाया। ऑस्ट्रेलिया में उनका रिकॉर्ड लाजवाब था। पॉन्टिंग के सामने गेंदबाजों के लिए कोई भी सही लेंथ नहीं थी। लेकिन जब वो भारत आए तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के कुल रनों का 10% से भी कम बनाया, और ये उनके शानदार करियर का एकमात्र बड़ा दाग है। वहीं कोहली का ऑस्ट्रेलिया में योगदान 17% से भी ज्यादा रहा, जिसका मतलब ये है कि हाल की सीरीज में खराब प्रदर्शन के बावजूद वहां उनका पूरा करियर अब भी काफी मजबूत नजर आता है। वो पिछले 50 सालों में ऑस्ट्रेलिया में खेलने वाले सबसे बेहतरीन विदेशी बल्लेबाजों में से एक हैं। डेमन फ्लेमिंग ने इस पर अपने यूट्यूब पर एक वीडियो भी बनाया था। होम कंडीशंस में उन्होंने पुजारा और रोहित जैसे बल्लेबाजों के साथ खेला जो स्पिन के खिलाफ कमाल थे। फिर भी उन्होंने 15% से ज्यादा रन बनाए। ये बताता है कि वो ऑस्ट्रेलिया में भारत से बेहतर थे। अब पॉन्टिंग की बात करें तो उनके पास 28 से 32 साल की उम्र के बीच किसी भी बल्लेबाज से सबसे ज्यादा टेस्ट रन है, और इसे अगर सबसे ऊंचे औसत के साथ जोड़ें 70, इस एज ग्रुप के टॉप 50 रन गेटर्स में पॉन्टिंग 8वें नंबर पर हैं। उन्होंने इस दौर में 19 शतक जमाए हैं, यानी हर 5 पारियों में एक शतक। कोहली भी टॉप 10 में आते हैं, लेकिन उनका औसत सिर्फ 56.9 है। हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये दोनों अपनी पीक पर थे, और आमतौर पर यही उम्र होती है जब खिलाड़ी अपने पीक पर पहुंचते हैं। लेकिन विराट कोहली के केस में एग्जैक्टली ये नहीं हुआ। उनका प्राइम 26 से 30 की उम्र के बीच था, और उनका डिक्लाइन 31 की उम्र से शुरू हुआ। हालांकि 34 की उम्र में उन्होंने एक शानदार साल बताया, लेकिन उसके बाद से उनका प्रदर्शन औसत से नीचे रहा। पॉन्टिंग 34 से 31 की उम्र तक लगातार महान रहे, बस एक साल छोड़कर। और वो साल कौन सा था? जिस साल हरभजन सिंह ने उन्हें तबाह कर दिया था। लेकिन उनके फिगर्स 32 की उम्र के बाद गिरने लगे। पॉन्टिंग का सबसे ऊंचा मैच फैक्टर लगातार 10 टेस्ट में 2.48 था, यानी वो बाकी बल्लेबाजों से 148% बेहतर थे, जो कि एक शानदार नंबर है। लेकिन कोहली का बेस्ट 10 मैच पीरियड था बाकी बल्लेबाजों से 194% बेहतर। ये तब आया जब उन्होंने होम कंडीशंस में श्रीलंका के खिलाफ बड़े स्कोर्स बनाए। लेकिन आखिरी 10 टेस्ट में उनका औसत बाकी टॉप 6 बल्लेबाजों से 23% कम रहा। और हाँ, ये कोई शॉकिंग बात नहीं, ये उनके करियर का सबसे खराब दौर है। पॉन्टिंग ने खुद माना था कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा लंबा खेला। पॉन्टिंग ने कहा था कि ये किसी सेल्फिश रीजन से नहीं था, बल्कि उन्हें लगता था कि उनकी मौजूदगी एक सीनियर खिलाड़ी के रूप में यंग क्रिकेटर्स के लिए फायदेमंद होगी। मगर हम इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हैं, क्योंकि साइमन कैटिच और माइक हसी भी उस वक्त टीम में मौजूद थे। आईसीसी के लिए उन्होंने कोहली के बारे में बात की कि कैसे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में खराब प्रदर्शन के बाद उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करने की कोशिश की, और पॉन्टिंग ने इसे अपने ही संघर्षों से कंपेयर किया। हमें लगता है कि ऐसे खिलाड़ियों के लिए ये एक बड़ी समस्या होती है, जिसका पीक असाधारण रूप से ऊंचा रहा हो। उनके लिए ये मानना बहुत मुश्किल होता है कि अब उस लेवल पर वापस नहीं जा सकते, क्योंकि 5, 6, 7, 8, 9 साल तक वो या तो दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में थे, या हर बार उसी कॉन्वर्सेशन में शामिल होते थे। यही उनकी अपनी पहचान होती है। तो जाहिर है कि वो इसे पाने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन कभी कभी जब वो फॉर्म चला जाता है तो वो चला ही जाता है। कोहली ने आखिरी 10 टेस्ट में 400 से भी कम रन बनाए हैं। ये उनके करियर का सबसे खराब दौर रहा है। अगर उन्होंने यही संन्यास ले लिया बिना इसे सुधारे, तो हो सकता है कि उन्हें एक्चुअली रेगुलर खिलाड़ी के रूप में याद किया जाए। और जैसे जैसे बात आगे बढ़ रही है, फैब फोर के बाकी बल्लेबाज 50 से ऊपर के औसत के साथ अपने करियर खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं, और कोहली शायद 10,000 रन तक भी ना पहुंच पाए। 5 साल पहले ऐसा लग रहा था कि कोहली इन दोनों मुकाम तक आसानी से पहुंच जाएंगे। तो फिर कौन है बड़ा टेस्ट बल्लेबाज? अभी जब विराट कोहली लगातार खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, तो पॉन्टिंग को चुनने के लिए ज्यादा हिम्मत नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अब पॉन्टिंग का दौर इतना पीछे छूट चुका है कि हमें बस उनके पुल शॉट से याद आते हैं। शायद यही चीज एक दिन विराट के साथ भी होगी, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया है। लॉन्जेविटी की बात करें तो रिकी पॉन्टिंग इसे जीतते हैं। उन्होंने 11 से ज्यादा साल खेले,
जिसमें से 7 साल महान थे। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाए। कोहली का भी उतने ही सालों का ग्रेटनेस रहा है, लेकिन उनका करियर अब तक सिर्फ 9 साल से थोड़ा ज्यादा चला है। पॉन्टिंग का पीक भी ज्यादा लंबा रहा। और आप ये तर्क दे सकते हैं कि उनका पीक विराट कोहली से बेहतर था, या कम से कम बराबरी का तो जरूर था। दोनों ही लगभग हर परिस्थिति में काफी मजबूत बल्लेबाज हैं, लेकिन पॉन्टिंग ज्यादा देशों में महान साबित हुए, खासकर जब वो विदेशी दौरों पर खेले। कोहली की सबसे बड़ी कला उनकी इनक्रेडिबल कंसिस्टेंसी रही है जब वो बाहर खेलते हैं। उनका किसी भी देश में बहुत बड़ा गिरावट वाला दौर नहीं रहा, जबकि पॉन्टिंग के साथ भारत में ऐसा हुआ। लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि पॉन्टिंग नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते थे, इसलिए उन्हें नई गेंद का सामना ज्यादा करना पड़ता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो पुराने दौर के खिलाड़ी थे, ऐसे बल्लेबाज जो क्रीज पर आते ही अपने फ्रंट फुट को जमाते थे और मैच पर दबदबा बना लेते थे। एक बॉलिंग टीम के तौर पर जब आप पहला विकेट लेते हैं तो जश्न मनाते हैं, और तभी क्रीज पर पॉन्टिंग उतरते हैं, पूरा डोमिनेट करने की मूड में। हालांकि कोहली अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने स्लम्प से पहले ही अपनी महानता साबित कर दी थी, तो उस पर कोई सवाल नहीं है। वैसे अगर रीसेंसी बायस को साइड भी कर रख दें, तो भी पॉन्टिंग और कोहली की तुलना करना आसान नहीं है। दोनों महान हैं, और किसी एक को बड़ा कहना नजरिए की बात है। ये हमारे सबसे पसंदीदा बल्लेबाजों में से दो हैं। ये ऐसा है जैसे पिज्जा और चीज बर्गर में से एक चुनना। अगर दुनिया परफेक्ट होती, तो क्या हम दोनों नहीं रख सकते? दोनों ही एक ऑब्सेसिव अंदाज में फियर्स रहे। पॉन्टिंग ने अपने करियर को तब बदला जब एक पब में किसी ने उन्हें मुक्का मारा, और कोहली ने अपने डाइट से हर वो चीज हटा दी जिसे डाइटिशियंस ने उनके लिए खराब बताया, सिर्फ इसलिए कि वो और ज्यादा रन बना सके। पॉन्टिंग के पुल शॉट, कोहली के कवर ड्राइव, ये शॉट सिर्फ देखने लायक ही नहीं, बल्कि टिकट के पैसे वसूल करवाने वाले हैं। लेकिन इन दोनों की सबसे बेहतरीन बात यह है कि इन्होंने ऐसे बैटिंग की जैसे सिर्फ जीत ही मायने रखती हो।